चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास में हम आज बात करेंगे समकालीन भारत एवं शिक्षा के यानी कि कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन की बात करेंगे, और इसमें हम बात करेंगे आज गोखले बिल 1911 की। तो सबसे पहले सबके लिए महत्वपूर्ण निर्देश कि इस वीडियो को आप 1.5x पर देखें, अच्छे से सुनाई देगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो बीएड के पेपर में आते हैं। तो हम आज गोखले बिल, कंप्लीट गोखले बिल के बारे में बात करेंगे। तो प्रश्न कैसे आ सकता है कि गोखले बिल 1911 की विवेचना कीजिए और प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या प्रभाव पड़ा। यह प्रश्न आ सकता है कि गोखले बिल 1911 का विस्तृत विवेचन देते हुए शिक्षा प्रस्ताव 1913 के मुख्य तत्वों का वर्णन कीजिए। चलिए इसके आंसर की बात करते हैं। तो देश में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की मांग को गति देने में सबसे अधिक कार्य गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने उस समय बीए तक की शिक्षा प्राप्त की थी और वे तत्कालीन शिक्षा के गुण दोषों से भली भांति परिचित थे। उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना भी कूट कूट कर भरी थी और वे देश में व्याप्त अशिक्षा के प्रति प्रारंभ से ही चिंतित थे। नेक्स्ट, उन्होंने अनुभव किया कि जब तक देशवासियों को शिक्षित नहीं किया जाता है तब तक देश को स्वाधीन नहीं किया जा सकता है। गोखले उच्च कोटि के विद्वान थे, अच्छे शिक्षक थे, कुशल वक्ता थे। उन्होंने सन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा पारित विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 का खुलकर विरोध किया। वे भारत में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर भी निरंतर जोर देते रहे। इसी बीच सन 1906 में तत्कालीन बड़ौदा नरेश महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ ने अपने संपूर्ण बड़ौदा राज्य में 7 से 12 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी थी और वे इस कार्य में सफल भी हुए थे। गोखले ने अनुभव किया कि जब सीमित संसाधनों वाला यह छोटा सा राज्य यह कार्य कर सकता है तो फिर ब्रिटिश सरकार यह कार्य क्यों नहीं कर सकती। अतः उन्होंने इसके लिए अपने स्तर पर प्रयास शुरू किए। गोखले प्रस्ताव 1910। गोखले प्रस्ताव 1910 में है। गोपाल कृष्ण गोखले उस समय केंद्रीय धारा सभा यानी कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य थे। उन्होंने 19 मार्च 1910 को इस केंद्रीय धारा सभा में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया और यह प्रस्ताव इस प्रकार था। यह सभा सिफारिश करती है कि संपूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का कार्य प्रारंभ किया जाए और इस संबंध में सरकारी और गैर सरकारी अधिकारियों का एक संयुक्त आयोजन शीघ्र नियुक्त किया जाए। अपने इस प्रस्ताव के संदर्भ में गोपाल कृष्ण गोखले ने निम्नलिखित सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि 6 वर्ष से 10 वर्ष आयु के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। नंबर 2, प्राथमिक शिक्षा के लिए केंद्र में अलग से प्राथमिक शिक्षा विभाग खोला जाए। पॉइंट नंबर 3, प्राथमिक शिक्षा के नियंत्रण के लिए एक अलग से सचिव नियुक्त किया जाए। पॉइंट नंबर 4, स्थानीय निकाय और प्रांतीय सरकारें प्राथमिक शिक्षा पर होने वाले व्यय को 1:2 में वहन करेगी, यानी कि 1:2 में वहन करेगी। पॉइंट नंबर 5, वार्षिक बजट प्रस्तुत करते समय प्रारंभिक शिक्षा की प्रगति का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाए और केंद्रीय धारा सभा में इस प्रस्ताव पर खुलकर चर्चा हुई। अधिकतर सदस्य गोखले के तर्कों से सहमत हुए और सरकार ने इन सब के लिए आश्वासन दिया। केंद्र में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए पृथक विभाग स्थापित किया गया और प्राथमिक शिक्षा पर नियंत्रण करने के लिए अलग से सचिव नियुक्त भी किया गया, परंतु प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। परिणामतः सन 1911 में गोखले ने इस प्रस्ताव को केंद्रीय धारा सभा में विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया। गोखले विधेयक 1911। तो गोखले ने प्राथमिक शिक्षा संबंधी अपने इस विधेयक को 16 मार्च 1911 को केंद्रीय धारा सभा में पेश किया और इस विधेयक की मुख्य धाराएं निम्न प्रकार थी। पॉइंट नंबर 1, भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने का समय आ गया है। प्रारंभ में यह नियम उन्हीं क्षेत्रों में लागू किया जाए जिनमें बच्चों का एक निश्चित प्रतिशत प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहा है और इस प्रतिशत को निश्चित करने का अधिकार गवर्नर जनरल की काउंसिल को होगा।
पॉइंट नंबर 2 में कहा गया कि स्थानीय निकायों को यह अधिनियम लागू करने से पूर्व प्रांतीय सरकारों की अनुमति लेनी होगी। पॉइंट नंबर 3, स्थानीय निकायों को यह अधिकार होगा कि वे इस अधिनियम को अपने पूरे क्षेत्र में लागू करें अथवा उसके किसी सीमित भाग में लागू करें। पॉइंट नंबर 4, जिन क्षेत्रों में यह अधिनियम लागू होगा उन क्षेत्रों में अभिभावकों को 6 से 10 वर्ष आयु के बच्चों को प्राथमिक स्कूलों में भेजना अनिवार्य होगा और नियम का उल्लंघन करने वाले अभिभावकों को दंड दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 5, पहले यह अधिनियम बालकों की शिक्षा के लिए लागू किया जाएगा और उसके बाद में बालिकाओं की शिक्षा के लिए लागू होगा। पॉइंट नंबर 6, इस शिक्षा पर होने वाले व्यय को स्थानीय निकाय और प्रांतीय सरकारें 1:2 के अनुपात में वहन करेगी। पॉइंट नंबर 7, स्थानीय निकाय यदि उचित समझे तो अपने क्षेत्र में शिक्षा कर लगा सकते हैं, यानी कि टैक्स लगा सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, 10 रुपये प्रति माह से कम आय वाले अभिभावकों के बच्चों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। इस विधेयक पर 2 दिन तक बड़ी जोरदार बहस हुई। गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने बिल के पक्ष में अकाट्य तर्क प्रस्तुत किए और सरकारी वक्ता हरटांग बटलर ने इस विधेयक का विरोध किया। उन्होंने अपने पक्ष में 5 तर्क प्रस्तुत किए। पॉइंट नंबर 1, यह विधेयक समय से पहले रखा गया है। इस समय प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने में बहुत कठिनाइयां हैं। नंबर 2, प्रांतीय सरकारें अभी इसके पक्ष में नहीं हैं। पॉइंट नंबर 3, स्थानीय निकाय ने भी इस संदर्भ में अपनी असमर्थता प्रकट की है। पॉइंट नंबर 4, सामान्य भारतीय जनता इसके लिए कोई विशेष मांग नहीं कर रही है। पॉइंट नंबर 5, शिक्षित भारतीय भी इसकी अनिवार्यता के पक्ष में नहीं है। तो गोखले ने इन सभी तर्कों को व्यर्थ बताया। उन्होंने सभा के सामने बड़ौदा राज्य और पश्चिमी देशों के उदाहरण प्रस्तुत किए। पंडित मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना भी उस समय केंद्रीय धारा सभा के सदस्य थे। उन्होंने गोखले के द्वारा प्रस्तुत किए इस विधेयक का समर्थन किया, परंतु भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों ने सरकार के पक्ष में मत दिया और यह विधेयक 13 मतों के विरुद्ध 38 मतों से गिर गया। गोखले के प्रयत्नों का क्या प्रभाव हुआ? तो गोखले के प्रयत्नों का प्रभाव, यद्यपि गोखले के द्वारा प्रस्तावित यह विधेयक केंद्रीय धारा सभा में पास नहीं हो सका, परंतु उसके द्वारा अपने विधेयक के पक्ष में दिए गए तर्कों से ब्रिटिश सरकार में खलबली मच गई। वे सोचने लगे कि अब भारतीयों को उनकी शिक्षा संबंधी अधिकारों से बहुत दिनों तक वंचित नहीं रखा जा सकता। तभी 20 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम भारत दौरे पर आए। उन्होंने यहाँ की नब्ज को समझा और अधिकारियों को भारतीय शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। परिणाम स्वरूप सरकार ने 1913 में शिक्षा के संबंध में नया प्रस्ताव पारित किया, जिसमें शिक्षा नीति 1913 माना जा सकता है, शिक्षा संबंधी प्रस्ताव नीति 1913, एजुकेशन प्रपोजल पॉलिसी 1913। 16 मार्च 1911 को गोपाल कृष्ण गोखले ने केंद्रीय धारा सभा में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा संबंधी विधेयक पेश किया। वैसे तो यह विधेयक केंद्रीय धारा सभा में पास नहीं हो पाया, परंतु गोखले के अकाट्य तर्कों ने ब्रिटिश सरकार को भारतीयों की प्राथमिक शिक्षा की उचित व्यवस्था करने के लिए अवश्य विवश कर दिया था। तभी 20 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम भारत पधारे और उनके सम्मान में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और इस दरबार में सम्राट ने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए 50 लाख रुपए की अतिरिक्त धनराशि व्यय करने का आदेश दिया। उस समय के 50 लाख रुपए आज के 100 करोड़ के बराबर थे। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण घोषणा सम्राट ने 6 फरवरी 1912 को कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में की। उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा कि मेरी इच्छा है कि संपूर्ण देश में स्कूल और कॉलेजों का जाल बिछा दिया जाए, जिनमें से विश्वास पात्र, निर्भीक और कुशल नागरिक निकले, जो अपने उद्योग, कृषि और अन्य व्यवसायों को सुचारू रूप से
चला सकें। सम्राट की यह इच्छा ब्रिटिश अधिकारियों के लिए आदेश से कम नहीं थी। परिणामतः भारत सरकार ने 21 जनवरी 1913 को शिक्षा संबंधी नया प्रस्ताव प्रकाशित किया। इस प्रस्ताव को ही शिक्षा नीति 1913 कहते हैं। इस प्रस्ताव को ही शिक्षा नीति 1913 कहते हैं। तो शिक्षा नीति 1913 के आधारभूत सिद्धांत। शिक्षा संबंधी इस प्रस्ताव में 3 आधारभूत सिद्धांतों की घोषणा की गई। 3 आधारभूत सिद्धांतों की घोषणा की गई। पॉइंट नंबर 1, शिक्षा संस्थानों की संख्या में वृद्धि करने की अपेक्षा उनके स्तर को ऊंचा उठाने पर अधिक ध्यान देना। शिक्षा संस्थानों की संख्या में वृद्धि करने की अपेक्षा उनके स्तर को ऊंचा उठाने पर अधिक ध्यान देना। पॉइंट नंबर 2, प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक विषयों का समावेश करना। पॉइंट नंबर 3, उच्च शिक्षा और शोध कार्य की व्यवस्था करना। इन सिद्धांतों के आधार पर इनमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च और स्तरीय शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए गए। कौन कौन से सुझाव दिए गए? नंबर 1, प्राथमिक शिक्षा संबंधी शिक्षा निर्णय एवं सुझाव। प्राथमिक शिक्षा संबंधी शिक्षा निर्णय एवं सुझाव। तो प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सरकार ने स्वीकार किया कि इस पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए और सबसे अधिक व्यय यानी कि सबसे अधिक खर्च किया जाना चाहिए। प्रस्ताव में आगे स्पष्ट किया गया है कि कुछ प्रशासनिक और आर्थिक कठिनाइयों के कारण सरकार अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पा रही है, परंतु वह गैर सरकारी प्रयासों को प्रोत्साहन देकर प्राथमिक शिक्षा के प्रसार का प्रयत्न करेगी। इससे सरकार ने यह भी संकेत दिया कि अभी प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण रूप से निःशुल्क नहीं किया जा सकता, परंतु स्थानीय निकाय निर्धन और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। प्रस्ताव में प्राथमिक शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए गए। कौन कौन से सुझाव थे? पॉइंट नंबर 1, निम्न प्राथमिक स्कूल यानी कि लोअर प्राइमरी स्कूल। तो निम्न प्राथमिक स्कूल की संख्या में वृद्धि की जाए और इन स्कूलों में पढ़ने लिखने तथा सामान्य गणित की शिक्षा के साथ साथ कला, प्रकृति, निरीक्षण और शारीरिक व्यायाम की शिक्षा दी जाए। पॉइंट नंबर 2, आवश्यकता अनुसार निम्न प्राथमिक स्कूलों को उच्च प्राथमिक स्कूल यानी कि अपर प्राइमरी स्कूल में विकसित किया जाए और साथ ही उपयुक्त स्थानों पर नए उच्च प्राथमिक स्कूल खोले जाएं। पॉइंट नंबर 3, जिन क्षेत्रों में स्थानीय निकाय प्राथमिक स्कूलों की व्यवस्था न कर पाए वहां व्यक्तिगत प्रयासों को प्रोत्साहन दिया जाए। पॉइंट नंबर 4, प्राथमिक स्कूल स्वच्छ स्थानों पर स्थापित किए जाएं और उनके लिए सस्ते भवनों का निर्माण कराया जाए। पॉइंट नंबर 5, देसी स्कूल, मकतब और पाठशालाओं को उदारतापूर्वक अनुदान दिया जाए। पॉइंट नंबर 6, सभी प्रकार के प्राथमिक स्कूलों के निरीक्षण की व्यवस्था की जाए। पॉइंट नंबर 7, प्राथमिक शिक्षक कम से कम मिडिल पास हो और 1 वर्ष का शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त हो। पॉइंट नंबर 8, प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को 12 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाए। आज की दृष्टि में इसका मूल्य 2400 रुपये के लगभग था। पॉइंट नंबर 9, सामान्य एक कक्षा में 30 से 40 छात्र हों और 50 से अधिक छात्र कभी ना हों। नेक्स्ट, माध्यमिक शिक्षा संबंधी निर्णय अथवा सुझाव। तो माध्यमिक शिक्षा संबंधी निर्णय अथवा सुझाव। तो सरकार ने स्वीकार किया कि वह माध्यमिक शिक्षा के उत्तरदायित्व को सही ढंग से नहीं निभा पा रही है। प्रस्ताव में माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित निर्णय अथवा सुझाव प्रकाशित किए गए। कौन कौन से सुझाव दिए गए? नंबर 1, सरकार अपने को माध्यमिक शिक्षा के उत्तरदायित्व से मुक्त न समझे। पॉइंट नंबर 2, सरकार ऐसे स्थानों पर सरकारी माध्यमिक स्कूलों की स्थापना करे जहां पर गैर सरकारी प्रयासों से माध्यमिक स्कूल स्थापित नहीं है। पॉइंट नंबर 3, सरकारी माध्यमिक स्कूल गैर सरकारी माध्यमिक स्कूलों के लिए आदर्श हों। पॉइंट नंबर 4, गैर सरकारी माध्यमिक स्कूलों को उदारतापूर्वक अनुदान दिया जाए। पॉइंट नंबर 5, सभी प्रकार के माध्यमिक स्कूलों का नियमित रूप से निरीक्षण कराया जाए। पॉइंट नंबर 6,
हाई स्कूल का पाठ्यक्रम अपने में पूर्ण इकाई होना चाहिए और इस स्तर के पाठ्यक्रम में हस्त कौशल और विज्ञान की शिक्षा को सम्मिलित करना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, छात्रों को स्वास्थ्य विज्ञान की भी शिक्षा देनी चाहिए। उनके स्वास्थ्य का परीक्षण भी होना चाहिए। पॉइंट नंबर 8, माध्यमिक स्कूलों में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण और शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। पॉइंट नंबर 9, सरकारी स्कूल के शिक्षकों का वेतन निश्चित होना चाहिए। सरकारी स्कूल के शिक्षकों का वेतन निश्चित होना चाहिए। अंग्रेजी के शिक्षकों को कम से कम 40 रुपये प्रति माह यानी कि वर्तमान में 8,000 रुपये प्रति माह दिया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 10, राजकीय माध्यमिक स्कूलों में छात्रावासों की व्यवस्था की जाए। राजकीय माध्यमिक स्कूलों में छात्रावासों की व्यवस्था की जाए। अब बात करते हैं उच्च शिक्षा संबंधी निर्णय और सुझाव, यानी कि उच्च शिक्षा संबंधी क्या निर्णय लिए गए, क्या सुझाव दिए गए। तो सरकार ने स्वीकार किया कि उस समय उच्च शिक्षा की व्यवस्था संतोषजनक नहीं थी। प्रस्ताव में उच्च शिक्षा के सुधार हेतु निम्नलिखित निर्णय लिए गए। कौन कौन से निर्णय लिए गए। पॉइंट नंबर 1, विश्वविद्यालयों का कार्य क्षेत्र सीमित किया जाए। विश्वविद्यालयों का, यूनिवर्सिटी जो होती हैं, उनका कार्य क्षेत्र सीमित किया जाए और इसके लिए सबसे पहले प्रत्येक प्रांत में कम से कम एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए। पॉइंट नंबर 2, विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य की व्यवस्था की जाए और इसके लिए सबसे पहले ढाका है बांग्लादेश में, तो ढाका में शिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। उसके बाद अलीगढ़, बनारस और लखनऊ में शिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। पॉइंट नंबर 3, विश्वविद्यालयों का कार्यभार कम किया जाए। जितने भी विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटी है, उनका कार्यभार कम किया जाए और उनके स्थान पर हाई स्कूल की मान्यता का कार्यभार प्रांतीय सरकार और देशी राज्यों को सौंप दिया जाए। पॉइंट नंबर 4, विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों को आवश्यकता अनुसार विस्तृत किया जाए, यानी कि बड़ा कर दिया जाए, अद्यतन बनाया जाए। पॉइंट नंबर 5, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में युवकों के नैतिक विकास के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार किया जाए। पॉइंट नंबर 6, विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए छात्रावासों और प्राध्यापकों के लिए प्राध्यापक निवासों की व्यवस्था की जाए। इसके बाद स्त्री शिक्षा संबंधी निर्णय अथवा सुझाव। स्त्री शिक्षा संबंधी निर्णय अथवा सुझाव। सरकार ने स्वीकार किया कि उस समय स्त्री शिक्षा न के बराबर थी। स्त्री शिक्षा के विस्तार के संबंध में प्रस्ताव निम्नलिखित सुझाव दिए गए। बालिकाओं के लिए अलग से स्कूल खोले जाएं। बालिकाओं के लिए अलग से स्कूल खोले जाएं। नंबर 2, बालिका स्कूलों के लिए सहायता अनुदान की शर्तें और अधिक उदार की जाएं। तो बालिका स्कूलों के लिए सहायता अनुदान की शर्तें और अधिक उदार की जाए। पॉइंट नंबर 3, बालिकाओं के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम बनाए जाए। पॉइंट नंबर 4, महिला शिक्षिकाओं और निरीक्षिकाओं की संख्या में वृद्धि की जाए। महिला शिक्षिकाओं और निरीक्षिकाओं की संख्या में वृद्धि की जाए। शिक्षा प्रस्ताव या शिक्षा नीति 1913 का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी 1913। यूं तो शिक्षा प्रस्ताव या शिक्षा नीति 1913 में शिक्षा के संबंध में कोई ऐसा सुझाव नहीं दिए गए थे जो इससे पहले न दिए जा चुके हों, परंतु कुछ सुझावों को थोड़े नए रूप में और लच्छेदार भाषा में प्रयुक्त किया गया। उन्हें हम इसकी विशेषता या गुण मान सकते हैं और इसमें से मुख्य निम्नवत हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं। पॉइंट नंबर 1, प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अथवा वेतन निश्चित करना। प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और वेतन को निश्चित करना। पॉइंट नंबर 2, प्राथमिक विद्यालय की कक्षाओं में छात्रों की संख्या निश्चित करना। प्राथमिक विद्यालय की कक्षाओं में छात्रों की संख्या निश्चित करना। पॉइंट नंबर 3, माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और वेतन निश्चित करना। पॉइंट नंबर 4, उच्च शिक्षा के उन्नयन के लिए कुछ विश्वविद्यालयों की स्थापना केवल शिक्षण कार्य हेतु करना। तो उच्च शिक्षा के उन्नयन के लिए कुछ विश्वविद्यालयों की स्थापना केवल शिक्षण कार्य हेतु करना। पॉइंट नंबर 5, अन्य विश्वविद्यालयों का कार्य क्षेत्र सीमित करना और कार्यभार कम करना। परंतु साथ ही साथ कुछ निर्णय अथवा सुझाव बड़े बेतुके भी थे। जैसे
माध्यमिक शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी में ही बनाए रखना। माध्यमिक शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी में ही बनाए रखना। नंबर 2, अन्य शिक्षकों की अपेक्षा अंग्रेजी के शिक्षक को अधिक वेतन देना। इसका क्या प्रभाव हुआ? तो इसका प्रभाव यह हुआ कि सन 1913 में यह प्रस्ताव प्रकाशित हुआ और सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। ब्रिटिश सरकार ने इस युद्ध में भारत को भी धकेल दिया, यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा उसमें भारत को भी धकेल दिया। परिणामतः अन्य सभी कार्य गौण हो गए और शिक्षा संबंधी कार्य भी, परंतु थोड़ा बहुत विकास अवश्य हुआ। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में तो न के बराबर हुआ, न के बराबर प्रगति हुई। डॉक्टर श्रीधरनाथ मुखोपाध्याय के अनुसार सन 1917 में 6 से 11 आयु वर्ग के केवल 25% बच्चे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और माध्यमिक स्कूलों का माध्यम अंग्रेजी ही बनाए रखने से उस क्षेत्र में कोई भी प्रगति नहीं हुई। उच्च शिक्षा के विस्तार और उन्नयन दोनों क्षेत्रों में कुछ विकास अवश्य हुआ। उच्च शिक्षा के विस्तार और उन्नयन में, यानी कि इन दोनों क्षेत्रों में कुछ विकास अवश्य हुआ। सन 1916 में मैसूर विश्वविद्यालय और सन 1917 में पटना विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। परिणामतः जहां सन 1912 में 4,353 छात्र बीए की परीक्षा में बैठे थे, वहीं सन 1917 में 8,089 छात्र बैठे थे। उस समय की परिस्थितियों की दृष्टि से यह प्रगति संतोषजनक कही जा सकती थी, परंतु कुल मिलाकर इस शिक्षा नीति 1913 का प्रभाव नगण्य ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।